10 साल बाद आईपीएस बनकर गांव लौटा पति, तलाकशुदा पत्नी खेतों में मजदूरी करती मिली। फिर जो हुआ। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के बस्ती की, जहां हरिपुर गांव में एक साधारण से घर के आंगन में बैठा अभय प्रताप सिंह अपने हाथों में एक पुरानी किताब पकड़े कुछ सोच रहा था। अभय के चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता रहती थी। गांव के लड़कों की तरह वह दिन भर चौपाल पर बैठकर बातें करने वाला नहीं था। उसके मन में एक ही सपना था, एक दिन बड़ा अफसर बनना। लेकिन उस सपने के बीच सबसे बड़ी दीवार थी गरीबी। अभय के पिता राम किशोर सिंह छोटे किसान थे। थोड़ी सी जमीन थी जिससे मुश्किल से घर चलता था। मां सरोज देवी हर दिन भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि उनके बेटे का जीवन उनसे बेहतर हो। उसी साल गांव में एक और खुशखबरी आई। राम किशोर सिंह ने अपने बेटे की शादी तय कर दी। लड़की पास के गांव भदौरा की थी। नाम था नंदिनी। नंदिनी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसके स्वभाव में एक सादगी थी जो हर किसी को पहली नजर में पसंद आ जाती थी। उसके पिता हरिनारायण साधारण किसान थे और मां कमला देवी बहुत शांत स्वभाव की महिला थी। जब अभय पहली बार नंदिनी से मिला तो उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना पूछा था, तुम्हें अगर मैं आगे पढ़ाई करूं तो कोई परेशानी तो नहीं होगी? नंदिनी ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका लिया था। परेशानी क्यों होगी? अगर आपका सपना है तो पूरा होना चाहिए। बस वही एक जवाब अभय के दिल में कहीं गहराई तक उतर गया था। कुछ ही दिनों बाद पूरे गांव की मौजूदगी में अभय और नंदिनी की शादी हो गई। शादी बहुत साधारण थी, न कोई बड़ा पंडाल, न कोई शोर शराबा। लेकिन उस दिन दोनों के मन में बहुत सारे सपने थे। नंदिनी जब पहली बार ससुराल आई तो उसने देखा कि घर बहुत बड़ा नहीं था। मिट्टी का आंगन, 2 छोटे कमरे और एक पुरानी सी रसोई, लेकिन उस घर में एक अपनापन था। सरोज देवी ने उसे बेटी की तरह अपनाया और राम किशोर सिंह ने भी पहली ही शाम उससे कहा, बेटिया, हमारे घर में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इज्जत और सच्चाई हमेशा मिलेगी। नंदिनी ने मुस्कुराकर सिर झुका लिया। शादी के बाद के कुछ महीने बहुत अच्छे गुजरे। अभय दिन में अपने पिता के साथ खेतों में काम करता और रात में पढ़ाई करता। नंदिनी चुपचाप उसके लिए चाय बनाकर रख देती और कई बार देर रात तक जागती रहती। एक रात जब अभय किताब पढ़ रहा था तो नंदिनी ने धीरे से पूछा, आप इतना पढ़ते क्यों हैं? अभय ने किताब बंद कर दी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक दिन मां बाबूजी को मेहनत न करनी पड़े और लोग उन्हें किसान कहकर कम न समझे। नंदिनी ने पहली बार उसके चेहरे को गौर से देखा था। उस रात उसे समझ आया कि उसके पति के सपने कितने बड़े हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन खुशियों के साथ साथ परेशानियां भी आने लगी। खेती से आमदनी कम होने लगी थी। बारिश भी उस साल ठीक से नहीं हुई थी। घर की हालत फिर से कमजोर होने लगी। इसी बीच एक दिन अभय ने अपने पिता से कहा, बाबूजी, मैं प्रयागराज जाकर पढ़ाई करना चाहता हूं। वहां रहकर तैयारी करूंगा तो शायद अफसर बन सकूं। राम किशोर सिंह कुछ देर तक चुप रहे, फिर उन्होंने गहरी सांस ली। बेटा, सपना देखना बुरा नहीं है, लेकिन घर की हालत भी देखो। खेत में तुम्हारी जरूरत है। अभय चुप हो गया। वह जानता था कि पिता गलत नहीं कह रहे, लेकिन उसके अंदर का सपना भी अब चुप नहीं रह पा रहा था। उस रात नंदिनी ने देखा कि अभय बहुत देर तक जागता रहा। वो उसके पास आई और धीरे से बोली, अगर आप सच में जाना चाहते हैं तो जाइए। अभय ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। लेकिन घर? नंदिनी मुस्कुराई। घर मैं संभालूंगी, मां के साथ। उसके इस एक वाक्य ने अभय के दिल में उम्मीद जगा दी। लेकिन हर फैसला इतना आसान नहीं होता। कुछ ही दिनों बाद नंदिनी के मायके में ये बात पहुंची कि अभय पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहता है। उसका बड़ा भाई दीपक ये सुनते ही गुस्से में आ गया। मतलब मेरी बहन यहां गरीबी में रहे और वो शहर में पढ़ाई करे? उसने उसी दिन अपने पिता हरिनारायण से कहा, बाबूजी,
ये ठीक नहीं है। बहन की जिंदगी भी कोई चीज होती है। धीरे धीरे ये बात दोनों परिवारों के बीच चर्चा का विषय बन गई। मायके वालों को लगने लगा कि अभय अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहता है, और ससुराल वालों को लगने लगा कि मायके वाले उनकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। छोटी छोटी बातें अब तकरार में बदलने लगी थी। अभय कई बार समझाने की कोशिश करता, लेकिन जब परिवारों के बीच अहंकार आ जाता है तो सच्ची बातें भी किसी को सुनाई नहीं देती। एक दिन मायके से दीपक सीधे हरिपुर आ गया। उसकी आवाज पूरे आंगन में गूंज रही थी। अगर पढ़ाई ही करनी थी तो शादी क्यों की? अभय चुपचाप खड़ा रहा। रामकिशोर सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सरोज देवी बार बार दोनों को शांत करने की कोशिश कर रही थी। नंदिनी एक कोने में खड़ी सब देख रही थी। उसके दिल में डर उतरता जा रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि एक छोटा सा सपना अब एक बड़े तूफान में बदल रहा है। कुछ ही दिनों में दोनों परिवारों के बीच बातचीत इतनी कड़वी हो गई कि मामला पंचायत तक पहुंच गया। पंचायत में बैठे बुजुर्गों ने दोनों परिवारों की बातें सुनी। अभय ने वहां भी साफ कहा, मैं नंदिनी को छोड़ना नहीं चाहता, बस थोड़ा समय चाहता हूं। लेकिन उस समय कोई भी उसकी बात पूरी तरह सुनने को तैयार नहीं था। मायके वालों को लगा कि उनकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और ससुराल वालों को लगा कि उनकी इज्जत पर सवाल उठाया जा रहा है। पंचायत की उस भीड़ में खड़ा अभय पहली बार खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था। और आखिरकार एक ऐसा फैसला सुनाया गया जिसने दो जिंदगियों की दिशा बदल दी। अभय और नंदिनी का रिश्ता खत्म कर दिया गया। पंचायत के आंगन में खड़ी नंदिनी की आंखों से आंसू चुपचाप बह रहे थे। अभय ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा था। उसकी आंखों में हजारों बातें थी, लेकिन उस समय कोई भी शब्द बाहर नहीं निकल पाया। उस दिन शाम होते होते नंदिनी अपने मायके लौट गई, और उसी रात अभय ने चुपचाप अपना छोटा सा बैग उठाया, घर के दरवाजे पर खड़ी मां को प्रणाम किया और बिना पीछे देखे प्रयागराज जाने वाली बस में बैठ गया। बस धीरे धीरे हरिपुर से दूर जाती रही, और अभय खिड़की से बाहर अंधेरे में डूबते गांव को देखता रहा। उसके दिल में उस समय सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, अब उसे किसी भी हाल में अपने सपने को सच करना होगा। खैर दोस्तों, जब बस सुबह प्रयागराज पहुंची तो अभय ने अपना छोटा सा बैग कंधे पर डाला और धीरे धीरे बस अड्डे से बाहर निकल आया। ये शहर उसके लिए बिल्कुल नया था। चारों तरफ भीड़, शोर और भागती हुई जिंदगी थी। कुछ देर तक वह चुपचाप सड़क के किनारे खड़ा रहा, जैसे समझने की कोशिश कर रहा हो कि अब आगे क्या करना है। अभय के पास बहुत पैसे नहीं थे। पिता से कुछ लेने की हिम्मत उसने की नहीं थी, और घर की हालत वह जानता ही था। जेब में बस इतने पैसे थे कि कुछ दिन किसी तरह गुजारा हो सके। उसने शहर के एक पुराने से मोहल्ले में एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। कमरा इतना छोटा था कि उसमें एक चारपाई, एक टेबल और एक बल्ब के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन उसी छोटे से कमरे में अब उसका पूरा भविष्य बसने वाला था। दिन की शुरुआत जल्दी हो जाती थी। सुबह वह पास की लाइब्रेरी चला जाता और घंटों किताबों में डूबा रहता। दोपहर में सस्ती सी चाय और 2 सूखी रोटियां खाकर फिर पढ़ाई में लग जाता। रात होते होते शरीर थक जाता, लेकिन आंखों में नींद से ज्यादा सपने होते थे। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। शहर में किसी को उसकी कहानी नहीं पता थी। किसी को यह भी नहीं मालूम था कि वो किस दर्द को अपने अंदर दबाकर जी रहा है। लेकिन जब भी वह पढ़ाई से थोड़ा थक जाता, उसकी आंखों के सामने नंदिनी का चेहरा आ जाता। उसे याद आता कि कैसे उसने उस रात मुस्कुराकर कहा था, घर मैं संभाल लूंगी, मां के साथ। वही एक वाक्य अभय को हर बार फिर से खड़ा कर देता। कई बार ऐसा भी होता कि किताबों के ऊपर झुकी आंखों से अचानक आंसू गिर पड़ते, लेकिन वह तुरंत अपने आप को संभाल लेता। उसे पता था कि अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है। दिन में खर्च चलाने के लिए उसने एक छोटे से कोचिंग सेंटर में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। सुबह पढ़ाई,
दोपहर में बच्चों को पढ़ाना और रात को फिर से किताबों के साथ बैठ जाना, यही उसकी जिंदगी बन गई थी। कई बार कमरे का बल्ब देर रात तक जलता रहता और खिड़की से बाहर झांकते हुए उसे हरिपुर का वही छोटा सा घर याद आ जाता। मां का चेहरा, पिता की थकी हुई आंखें और आंगन में खड़ी नंदिनी, सब कुछ जैसे उसके सामने आ खड़ा होता। लेकिन हर बार वो अपने मन को समझा लेता कि अगर उसे सब कुछ बदलना है तो ये संघर्ष सहना ही पड़ेगा। उधर हरिपुर में भी जिंदगी रुककर नहीं खड़ी रही थी। नंदिनी अपने मायके में थी, लेकिन उसके लिए वहां भी सब कुछ आसान नहीं था। पिता हरिनारायण की तबीयत धीरे धीरे खराब रहने लगी थी। खेती पहले ही कमजोर थी और घर की जिम्मेदारी अचानक बढ़ गई थी। नंदिनी सुबह सुबह उठकर घर का काम करती, फिर खेतों में हाथ बंटाती और शाम को थकी हुई वापस लौटती। कई बार गांव की औरतें आपस में बातें करते हुए उसके पास से गुजरती और धीमी आवाज में कुछ कह देती। नंदिनी सुनकर भी अनसुना कर देती। उसके मन में बस एक ही बात रहती, जो होना था वो हो चुका है। समय की चाल किसी के लिए नहीं रुकती। 1 साल बीत गया, फिर दूसरा साल भी निकल गया। अभय लगातार पढ़ाई करता रहा। उसने पहली बार परीक्षा दी, लेकिन सफलता नहीं मिली। उस दिन रात को वह अपने कमरे में बहुत देर तक चुप बैठा रहा। उसके सामने किताबें खुली पड़ी थी, लेकिन आंखें कहीं दूर देख रही थी। कुछ देर बाद उसने धीरे से किताब बंद की और खुद से कहा कि हार मानना उसके बस में नहीं है। अगले ही दिन से उसने फिर से पढ़ाई शुरू कर दी। उसकी जिंदगी में अब एक ही रास्ता था, संघर्ष और मेहनत। दूसरी बार जब उसने परीक्षा दी तो परिणाम थोड़ा बेहतर आया, लेकिन मंजिल अभी भी दूर थी। कई बार ऐसा लगता जैसे सारी ताकत खत्म हो रही हो, लेकिन फिर उसे अपने पिता की झुकी हुई पीठ याद आ जाती और मां की आंखों की उम्मीद दिखाई देने लगती। धीरे धीरे साल दर साल गुजरते गए। हर साल उसके अंदर का धैर्य और मजबूत होता गया। शहर की सड़कों पर चलते हुए अब वो पहले वाला घबराया हुआ लड़का नहीं रहा था। उसकी चाल में एक अजीब सा विश्वास आ गया था। इधर हरिपुर में नंदिनी की जिंदगी भी लगातार बदल रही थी। पिता की बीमारी ने घर की हालत और कमजोर कर दी थी। कई बार उसे दूसरे लोगों के खेतों में भी काम करना पड़ता था। धूप में काम करते हुए उसके हाथ खुरदरे हो गए थे, लेकिन उसके चेहरे की शांति वैसी ही थी। मां कमला देवी कई बार उसे देखते हुए चुपचाप आंसू पोंछ लेती। उन्हें पता था कि उनकी बेटी ने बहुत कुछ चुपचाप सह लिया है, लेकिन नंदिनी कभी किसी से शिकायत नहीं करती थी। वो बस अपना काम करती रहती और शाम को थककर घर लौट आती। उधर प्रयागराज के उसी छोटे कमरे में बैठा अभय अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। ये उसका तीसरा प्रयास था और इस बार उसने अपने अंदर पूरी ताकत लगा दी थी। दिन रात की मेहनत अब उसके चेहरे पर साफ दिखाई देने लगी थी। जब परीक्षा का दिन आया तो उसने मंदिर जाकर चुपचाप भगवान के सामने सिर झुका दिया। उसके मन में कोई बड़ी मांग नहीं थी, बस एक छोटी सी प्रार्थना थी कि उसकी मेहनत बेकार न जाए। कुछ महीनों बाद जब परिणाम आया तो अभय का नाम उसमें शामिल था। उस दिन उसके कमरे में पहली बार खुशी की आवाज गूंजी थी। उसने कांपते हाथों से अपने पिता को फोन किया। उधर से कुछ क्षण तक सिर्फ खामोशी रही। फिर राम किशोर सिंह की भारी आवाज आई, बेटा, तू सच में अफसर बन गया। अभय की आंखों से आंसू बहने लगे। इतने सालों की मेहनत आखिरकार रंग लाई थी। धीरे धीरे खबर पूरे हरिपुर गांव में फैल गई कि राम किशोर सिंह का बेटा अब आईपीएस अधिकारी बन गया है। कई सालों बाद पहली बार अभय ने अपने गांव लौटने के बारे में सोचा। अब वो पहले वाला लड़का नहीं रहा था। उसकी जिंदगी बदल चुकी थी, लेकिन उसके मन के किसी कोने में अभी भी कुछ अधूरा था। एक ऐसा रिश्ता जिसे समय और हालात ने तोड़ दिया था, लेकिन जिसकी याद कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। खैर दोस्तों, अगले ही दिन अभय घर के लिए निकल पड़ा। ट्रेन की खिड़की के पास बैठा वो कई सालों बाद हरिपुर लौट रहा था। जैसे ही ट्रेन गांव वाले स्टेशन पर पहुंची, उसका दिल तेज धड़कने लगा।
प्लेटफॉर्म पर उतरते समय उसके कदमों में झिझक थी। वह अब आईपीएस अधिकारी था, लेकिन दिल में वही पुराना लड़का जिंदा था। बाहर निकलते ही उसे मिट्टी की वही जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई। बाहर सरकारी गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी गांव की ओर बढ़ी तो रास्ते में वही खेत, वही पेड़ और वही छोटे घर दिखने लगे। हरिपुर के करीब आते ही बचपन और नंदिनी की यादें उसके मन में लौट आई। गांव के मोड़ पर कुछ बच्चों ने उसे पहचान लिया। खबर फैल गई कि रामकिशोर सिंह का बेटा अफसर बनकर लौटा है। लोग रास्ते पर खड़े हो गए। अभय गाड़ी से उतरा और घर की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, सामने सरोज देवी खड़ी थी। जैसे ही उन्होंने अपने बेटे को वर्दी में देखा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बिना कुछ कहे अभय को गले लगा लिया। इतने सालों की दूरी उस एक पल में जैसे खत्म हो गई थी। रामकिशोर सिंह थोड़ी दूरी पर खड़े थे। उनके चेहरे पर गर्व साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन आंखों में नमी भी थी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, तूने हमारा सिर ऊंचा कर दिया। अभय ने झुककर उनके पैर छुए। उस पल में उसके मन में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसी शांति के पीछे कहीं न कहीं एक अधूरापन भी छिपा हुआ था। घर के आंगन में बैठकर उसने माँ-पिता से लंबे समय बाद ढंग से बातें की। गांव के लोग भी आते रहे, बधाई देते रहे। हर कोई उसे देखकर खुश था। कुछ देर बाद जब भीड़ कम हुई तो अभय आंगन के कोने में बैठ गया। उसकी नजर उस रास्ते पर चली गई जो खेतों की ओर जाता था। वही रास्ता जहां से कभी नंदिनी मायके गई थी। इतने सालों बाद उसने धीरे से मां से पूछा, मां, नंदिनी कैसी है? सरोज देवी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, बेटा, उसकी जिंदगी आसान नहीं रही। उन्होंने बताया कि पिता की बीमारी और कमजोर हालात के कारण अब नंदिनी खेतों में काम करके घर चलाने में हाथ बंटाती है। ये सुनते ही अभय के दिल में गहरी टीस उठी। शाम ढल रही थी। थोड़ी देर बाद अभय चुपचाप घर से निकलकर खेतों की पगडंडी पर चल पड़ा। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और गेहूं के खेत लहरा रहे थे। थोड़ी दूर पर उसे खेतों में काम करते लोग दिखे। औरतें फसल काट रही थी। तभी उसकी नजर एक औरत पर टिक गई। सिर पर पुराना दुपट्टा, हाथों में मिट्टी, झुकी हुई काम कर रही थी। अभय के कदम अनजाने में उसकी ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वो करीब पहुंचता गया, उसका दिल और तेजी से धड़कने लगा। उस औरत ने शायद कदमों की आहट महसूस की और धीरे धीरे सीधी होकर खड़ी हो गई। उसने अपने माथे का पसीना पोंछा और सामने देखा। उसी पल समय जैसे कुछ क्षणों के लिए रुक गया। अभय की आंखें उस चेहरे पर टिक गई जिसे वो कभी भूल नहीं पाया था। धूप में खड़ी वह औरत कोई और नहीं, नंदिनी थी। नंदिनी भी कुछ पल तक उसे देखती रह गई। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। इतने सालों बाद अचानक सामने खड़े उस आदमी को पहचानने में उसे एक पल लगा, लेकिन अगली ही क्षण उसकी आंखों में पहचान की चमक आ गई। अभय वर्दी में खड़ा था और नंदिनी मिट्टी से सने हाथों के साथ खेत में खड़ी थी। दोनों के बीच कई सालों की दूरी खड़ी थी, लेकिन उस पल में जैसे सब कुछ एक साथ सामने आ गया। कुछ क्षण तक दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। हवा हल्की हल्की चल रही थी और खेतों की बालियां धीरे धीरे हिल रही थी। अभय ने महसूस किया कि उसके अंदर शब्द जैसे कहीं अटक गए हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने सालों बाद क्या कहा जाए। उधर नंदिनी की आंखों में भी कई भाव एक साथ दिखाई दे रहे थे। हैरानी, संकोच और कहीं बहुत गहराई में छिपी हुई एक पुरानी याद। अभय ने धीरे से एक कदम आगे बढ़ाया। उसके होंठ जैसे कुछ कहने के लिए खुले, लेकिन शब्द अभी भी बाहर नहीं निकल पाए थे। नंदिनी ने भी अपने हाथों से मिट्टी झाड़ी और शांत नजरों से उसकी तरफ देखा। उस पल दोनों के बीच जो खामोशी थी, उसमें सालों की कहानी छिपी हुई थी। और उसी खामोशी के बीच अभय ने पहली बार धीमी आवाज में उसका नाम लिया, नंदिनी। अभय की धीमी आवाज खेतों की शांत हवा में गूंज गई। इतने सालों बाद किसी ने नंदिनी का नाम उसी पुराने अपनापन से लिया था।
नंदिनी कुछ पल वहीं खड़ी रह गई। हाथों पर मिट्टी थी, माथे पर पसीना और आंखों में गहरी खामोशी। उसने दुपट्टा ठीक किया और अभय की तरफ देखने लगी। दोनों चुप थे, लेकिन उस खामोशी में बीते 10 साल छिपे थे। अभय उसे देखता रहा। कभी यही नंदिनी उसके घर के आंगन में चाय बनाती थी और देर रात तक उसकी पढ़ाई का इंतजार करती थी। आज वही नंदिनी खेत की मिट्टी में खड़ी थी। उसके हाथ खुरदरे हो चुके थे। अभय के दिल में हल्की टीस उठी। उसने धीरे से पूछा, तुम यहां काम करती हो? नंदिनी ने सिर हिलाया। घर चलाने के लिए करना पड़ता है। अभय कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे से बोला, मुझे नहीं पता था तुम्हारी जिंदगी इतनी बदल गई। नंदिनी हल्का सा मुस्कुराई। जिंदगी सबको बदल देती है। कुछ देर बाद अभय ने पूछा, तुम खुश हो? नंदिनी ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, जो मिल जाए उसी में जीना सीख लेना पड़ता है। अभय ने सिर झुका लिया। उसे लगा उसके सामने खड़ी यही लड़की उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। कुछ देर बाद नंदिनी ने खुद ही कहा, गांव में सबको पता चल गया है कि आप अफसर बन गए हैं। अभय ने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन ये सब होने के बाद भी कुछ चीजें वैसी ही रह जाती हैं। नंदिनी ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। शायद वह समझ रही थी कि अभय क्या कहना चाहता है। उस शाम जब दोनों खेत के किनारे खड़े थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे समय कुछ देर के लिए वहीं ठहर गया हो। थोड़ी देर बाद नंदिनी ने कहा कि उसे घर लौटना चाहिए। शाम ढलने लगी थी और बाकी मजदूर भी अपने अपने रास्ते जाने लगे थे। अभय ने बस इतना कहा, मैं फिर मिलूंगा। नंदिनी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से सिर झुका लिया और अपने घर की तरफ चल पड़ी। अभय वहीं कुछ देर तक खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। उसके कदम धीरे धीरे पगडंडी पर आगे बढ़ते रहे और फिर वो नजरों से ओझल हो गई। उस रात अभय को नींद नहीं आई। वो अपने घर के आंगन में देर तक बैठा रहा। मां सरोज देवी ने देखा कि वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है। उन्होंने धीरे से पूछा, तुम नंदिनी से मिले थे? अभय ने चुपचाप सिर हिला दिया। कुछ पल तक दोनों चुप रहे। फिर सरोज देवी ने भारी आवाज में कहा, बेटा, उस समय हम सबने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। जिद और अहंकार में हमने 2 जिंदगियां अलग कर दी। अभय ने पहली बार महसूस किया कि उसकी मां के मन में भी उतना ही पछतावा छिपा हुआ है। अगले दिन सुबह राम किशोर सिंह ने खुद नंदिनी के घर जाने की बात कही। अभय ने उन्हें रोका नहीं। कुछ ही देर बाद वे दोनों नंदिनी के मायके पहुंच गए। हरिनारायण अब पहले जैसे मजबूत नहीं रहे थे। उम्र और बीमारी ने उन्हें कमजोर कर दिया था। जब उन्होंने अभय को देखा तो कुछ पल तक चुप रहे, फिर धीरे से बोले, बेटा, हमने उस समय जल्दबाजी में बहुत बड़ा फैसला कर दिया था। उनके शब्दों में पछतावा साफ झलक रहा था। कमला देवी भी पास ही खड़ी थी। उनकी आंखों में नमी थी। उन्होंने धीरे से कहा, हमने बेटी की भलाई समझकर जो किया वही उसकी सबसे बड़ी मुश्किल बन गया। घर का माहौल अचानक भारी हो गया था। तभी अंदर से नंदिनी बाहर आई। उसने देखा कि अभय और उसके पिता सामने बैठे हैं। कुछ क्षण के लिए सबकी नजरें एक दूसरे से मिली, फिर कमरे में खामोशी छा गई। रामकिशोर सिंह ने आगे बढ़कर धीरे से कहा, बिटिया, अगर उस समय हमारी जिद न होती तो शायद आज हालात अलग होते। नंदिनी ने शांत स्वर में कहा, जो होना था हो गया बाबूजी। उसकी आवाज में कोई शिकायत नहीं थी। यही बात सबके दिल को और ज्यादा भारी कर रही थी। अभय अब तक चुप बैठा था। उसने पहली बार साफ शब्दों में कहा, गलती सिर्फ एक तरफ से नहीं थी, हम सब से हुई थी। कुछ देर बाद अभय ने सीधे नंदिनी की तरफ देखकर कहा, अगर जिंदगी हमें एक और मौका दे तो क्या हम उसे अपनाने की हिम्मत करेंगे? कमरे में बैठे सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। नंदिनी ने कुछ क्षण तक उसकी आंखों में देखा। शायद वह समझने की कोशिश कर रही थी कि इतने सालों बाद यह सवाल क्या मायने रखता है। बाहर आंगन में हल्की हवा चल रही थी और नीम के पेड़ की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थी।
कुछ पल की खामोशी के बाद नंदिनी ने बहुत धीरे से कहा, अगर इस बार फैसला दिल से हो तो शायद हिम्मत भी आ जाएगी। उसके इस एक वाक्य ने कमरे की हवा बदल दी। हरिनारायण ने गहरी सांस ली और पहली बार उनके चेहरे पर हल्की राहत दिखाई दी। कुछ दिनों बाद पूरे गांव के सामने एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। हरिपुर के उसी मंदिर में जहां कभी उनकी पहली शादी हुई थी, अभय और नंदिनी फिर से साथ खड़े थे। इस बार कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई दबाव नहीं था। दोनों परिवार भी अब शांत खड़े थे। मंत्रों की आवाज के बीच जब अभय ने नंदिनी की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर वही सादगी थी, लेकिन अब उसमें एक नई मजबूती भी थी। सालों पहले जो रिश्ता जिद और गलतफहमियों में टूट गया था, वो उसी गांव की मिट्टी में फिर से जुड़ रहा था। और इस बार उस रिश्ते की नींव सिर्फ एक बात पर टिकी हुई थी, समझ और सम्मान। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जिंदगी में कई बार रिश्ते प्यार की कमी से नहीं, बल्कि परिवार के अहंकार और जल्दबाज फैसलों से टूट जाते हैं। समय बीत जाने के बाद इंसान को समझ आता है कि रिश्तों की कीमत क्या होती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए किसी भी रिश्ते को तोड़ने से पहले एक बार दिल से सोच लेना चाहिए, क्योंकि सच्चा साथ वही होता है जो मुश्किल समय में भी साथ खड़ा रहे। लेकिन अब आप बताइए, अगर आप अभय की जगह होते तो क्या इतने साल बाद नंदिनी को फिर से अपनाने का फैसला लेते? और अगर आप नंदिनी की जगह होते तो क्या उस इंसान को दोबारा मौका देते जिसने कभी हालात के कारण आपको खो दिया था? आपको क्या लगता है, गलती किसकी ज्यादा थी, अभय की, नंदिनी की या उनके परिवारों की? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल स्टोरी बाय बीके को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।